उन्होंने हमारे संस्थान को हमें ये मौका दिया कि इस युवा भारत की आप युवाओं के भविष्य को कैसे सुंदर, सशक्त और स्वस्थ बनाया जा सके, उसके बारे में आपको कुछ बता सकें, आपसे बात कर सकें। आपने अभी एक छोटा सा टीजर देखा कि हमारे देश की पॉपुलेशन 1947 में, जो कि सिर्फ 36 करोड़ हुआ करती थी, उसके बाद से हमारे देश का कोई लैंडमास बढ़ा नहीं है। हमारे देश ने किसी दूसरे देश को हराया नहीं है, किसी दूसरे देश की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करा है। तो हमारी लैंड, हमारे रिसोर्सेस उतने ही हैं जितने 1947 में हुआ करते थे, लेकिन हमारी पॉपुलेशन 36 करोड़ से इन पिछले 70 सालों में बढ़ के पहुंच गई है 142 करोड़। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आप लोग बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया की सबसे पहली 2 यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में, भारत में शुरू हुई? कौन कौन सी थी वो? नालंदा और तक्षशिला। जिस देश में दुनिया की सबसे पहली 2 यूनिवर्सिटीज हैं, आज दुनिया की टॉप 250 यूनिवर्सिटीज में हमारे देश की यूनिवर्सिटीज नहीं आती हैं। क्यों? जिस देश में आप लोग, मैं देख रहा था मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को, अभी नीचे मैं बैठा था डीन सर के साथ, तो जिस देश में इकोनॉमिक्स लिखी, अर्थशास्त्र इस देश में लिखा गया, किसने लिखा था पता होगा आप लोगों को? आज हम लोग उस इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए कहां जाते हैं? हार्वर्ड जाते हैं। क्या कारण है इस चीज का? अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में समझें तो इस चीज का यह कारण है कि हमारे देश में सप्लाई और डिमांड का रेशो बिगड़ा हुआ है। हमारे देश में हर फील्ड में मांगे बहुत अधिक हैं, जिन्हें पूरा करना उन लिमिटेड रिसोर्सेज में संभव नहीं है। कितने आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होंगे, आप लोग बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर। कितने आप में से लोग होंगे जो कभी आईआईटी, आईआईएम, बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते थे, लेकिन सीट्स लिमिटेड हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी टेक्सैप के मेरे साथ बैठे हैं परमेश रंजन जी, आप भी आईआईटी दिल्ली से ही पास आउट हैं। तो सबसे बड़ा कारण है इस देश का ओवर पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, उसी की वजह से हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश को इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि हमारे देश की बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, बड़ी चुनौती हो सकती है। मैं आज आप लोगों से इस विषय में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोगों की लाइफ तो अब लाइफ के एंड फेजेस की तरफ है। हम लोग लगभग एवरेज लाइफ के हिसाब से 2/3 जीवन जी चुके हैं, लेकिन अगला भविष्य आपका है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी का है। आप लोग यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने के बाद आप लोग जॉब्स चाहिए। क्या जॉब्स मिल पा रही हैं? शायद नहीं। क्या जो स्किल्स हैं हमारे अंदर, उसके हिसाब से जॉब्स मिल पा रही हैं? शायद नहीं। यही कारण है कि हमारे देश में जब पीएन की वैकेंसी निकलती है तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला जरूरी चीज है इस देश की पॉपुलेशन कंट्रोल हो, इसके रिसोर्सेस के हिसाब से। इसका एहसास भारत को
एकदम आजादी के बाद ही हो गया था, इन 1952। 1952 में आप लोग जानकर आश्चर्य करेंगे कि 1952 में दुनिया में सबसे पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया ने शुरू किया था। लेकिन आज हम दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं। हाँ, आंकड़ों के हिसाब से कहा जाता है कि हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, चाइना हमसे आगे है, जबकि चाइना एरिया वाइज और रिसोर्सेज वाइज हमसे 3.25 गुना बड़ा है। लेकिन फिर भी हम पॉपुलेशन में अपना कंपैरिजन चाइना से करते हैं। लेकिन फैक्ट यह है कि हम लोगों की पॉपुलेशन आज की डेट में चाइना को क्रॉस कर चुकी है। हम लोगों की पॉपुलेशन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वो 142 करोड़ कम से कम है इस समय। ये हम लोग नहीं कह रहे, ये सरकार का जो आंकड़ा है। आधार कार्ड आप सब लोगों के बने हुए होंगे आधार कार्ड। तो आधार कार्ड कितने बन चुके हैं अभी तक इस देश में? लगभग 122 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं। लगभग 11% और बनने बाकी, करीबन 20 करोड़ आधार कार्ड और बनने बाकी हैं अभी, जो यूआईडी की वेबसाइट्स पर हैं अवेलेबल। तो कम से कम हमारी पॉपुलेशन इतनी है। और क्योंकि हमारा युवा भारत है, लगभग 65% पॉपुलेशन हमारी 35 साल से कम उम्र की है। वो पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव एज में है। वही पॉपुलेशन की आगे शादियां होंगी, बच्चे होंगे, आप लोगों की भी भविष्य में शादी होंगी, आप लोग भी अपना घर बसाएंगे, आपके ऊपर भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी अपने परिवार को चलाने के लिए। तो जब हम लोग अपने परिवार का साइज, अपना फैमिली साइज अपने हिसाब से, अपने रिसोर्सेज, अपनी पॉकेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो इस देश का फैमिली साइज इस देश की पॉकेट के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए या नहीं? लेकिन 1952 में हमें सबसे पहले एहसास हुआ। 1974 में आप लोगों ने भी सुना होगा इमरजेंसी के टाइम पर क्या क्या हुआ। 2000 में हमारे देश की पहली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनी और 11 मई 2000 को ही इस देश के 100 करोड़वें बच्चे ने जन्म लिया था। उस बच्चे का नाम है आस्था अरोड़ा। अब वो 18 साल की हो चुकी है। वो मेडिकल करना चाहती थी, एंट्रेंस में एग्जाम्स अच्छे नहीं आए तो डोनेशन देने की या किसी और बड़े प्राइवेट कॉलेजेस में की फीस अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं थी उसकी फैमिली की, तो अब वो नर्सिंग का कोर्स कर रही है। जब वो पैदा हुई थी 100 करोड़वा बच्चा, तो बड़े बड़े वादे किए गए थे। अब 18 साल बाद, इन 18 साल में हमारे देश की पॉपुलेशन 42 करोड़ बढ़ चुकी है। सन 1804 में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ थी और लगभग 120 साल में वो 100 करोड़ पॉपुलेशन से वो 800 करोड़ के आसपास हो गई है। तो 1.5 लाख साल लगा इस दुनिया की पॉपुलेशन को 100 करोड़ पहुंचने में, और सिर्फ लगभग 120 साल में वो पॉपुलेशन 800 करोड़ पहुंच गई है। इसका इफेक्ट आप लोग रोज महसूस करते होंगे। जिंदा रहने के लिए 3 चीजें चाहिए: खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, और सांस लेने के लिए हवा। ये सबसे पहले 3 ह्यूमन राइट्स हैं। अगर ये तीनों नहीं मिलेंगे या तीनों में से एक भी चीज नहीं मिलेगी तो हम लोग जीवित ही नहीं बचेंगे। तो क्या ये जो तीनों चीजें हैं आज आपके लिए शुद्ध, प्योर अवेलेबल हैं? सुबह से शाम तक आप जो भी खाते हैं, क्या उसमें आप गारंटी से कुछ बोल सकते हैं कि हां मैंने ये चीज आज पूरे दिन में एक चीज मैंने 100% खाई है? पानी का क्या हाल है आपको पता ही है।
देश की लगभग 445 नदियों में से आधी से ज्यादा नदियां, उनका पानी पीने के लायक ही नहीं है। और अभी नीति आयोग की रीसेंट रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि 20 शहर हिंदुस्तान के, वो 20 शहर 2020 में अंडरग्राउंड वाटर लेवल 0 हो जाएगा। उसमें दिल्ली भी एक है। तो जो हम पाइप डालते हैं नीचे, पानी निकालते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, वो पानी हमें नहीं मिलेगा। आप सोच के देखिए, आप लोगों के दादा परदादा कभी नदियों से पानी पीते थे, कुओं से पानी पीते थे। आपके पिताजी वगैरह हैंडपंप से पानी पिया होगा उन्होंने घरों में। आप लोग कैसे पीते हो? हैं? अब बॉटल आने लगी है। पहले कितना भी पानी यूज करो कोई चिंता नहीं होती थी। आज वो घटते घटते बॉटल पे तो आ गया है, और अब बॉटल का साइज भी छोटा हो गया है, वो 200 ml की आने लगी है। ठीक है ना? तो अब आगे अगली पीढ़ी में उसके लिए क्या बचेगा, आप खुद सोच सकते हो। कभी आपने सोचा था कि पॉल्यूशन की वजह से स्कूल्स की छुट्टी करनी पड़ेगी? ऐसा हो रहा है ना। और सिर्फ पैसे से आप लोग अच्छी जगह जाएंगे, जॉब बढ़िया मिलेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे। क्या उस पैसे से आप लोग अपने लिए साफ हवा खरीद सकते हैं सांस लेने के लिए? शायद नहीं खरीद पाएंगे। कितना भी पॉल्यूशन हो, कितना भी रईस आदमी हो, उसे उसी हवा में सांस लेना है। तो किस तरह की दिशा की ओर हमारा देश इस समय जा रहा है, हम लोगों ने, हमारे संस्थान ने ये कोशिश करी आज से 5 साल पहले कि हम लोग इसके लिए काम करना चाहिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए काम करना चाहिए, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को इस चीज के लिए अवेयर करना चाहिए कि वो अपना फैमिली साइज इन फ्यूचर और अपने देश के फैमिली साइज को लिमिट करें अपने रिसोर्सेस के हिसाब से। बहुत सारे लोगों ने हमें सहयोग किया। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे देश की कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं, उनके पीछे का मूल कारण क्या है। आप लोग एक छोटी सी वीडियो देखिए, फिर मैं दोबारा आपसे कनेक्ट होऊंगा। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम्, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। ईसा से 3 शताब्दी पूर्व तक्षशिला का एक आचार्य, जिसने दिखाया संसार को प्रगति और विकास का मार्ग, रचा एक शास्त्र, अर्थशास्त्र। कई ऋतुएं बदली, कई सदियां बदली, कई सभ्यताएं बदली, कई राजा बदले, और ना जाने कितने साम्राज्य बदले, किंतु संसार बढ़ता रहा प्रगति पथ पर। अनेकों वर्षों की दास्ता से मुक्ति के बाद सन 1947 में 36 करोड़ लोगों के साथ हुआ नए भारत का जन्म। उद्देश्य था भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का, और उसके लिए
लिया गया सहयोग उसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। लगाए गए नए कर भारत के विकास के लिए, गरीबी को दूर करने के प्रयास के लिए, और करदाता इसी आशा के साथ कि जल्द पाएगा अपना राष्ट्र वो मुकाम, कि चमकेगा सारे संसार में उसका नाम, देते गए सभी कर जो मांगे सरकारों ने। लेकिन क्या हुआ, आगे सुनिए। आजादी के 70 वर्षों बाद भारत की आबादी 36 करोड़ से बढ़कर पहुंची 142 करोड़। करदाता गरीबी को दूर करने हेतु निरंतर बढ़ाते गए अपना योगदान। लेकिन क्या हुआ इसका नतीजा? सन 1961 में भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग थे 19 करोड़ और सन 2011 में वे बढ़कर हो गए 36 करोड़। संयुक्त राष्ट्र के मापदंडों के अनुसार तो भारत में 50 करोड़ से भी अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। अब जरा आप ही सोचिए, क्या होगा सन 2050 में जब भारत की आबादी होगी लगभग 200 करोड़? क्या आपको नहीं लगता कि अब तक की सरकारों ने करदाताओं के पैसों के साथ मजाक किया है? क्या अब तक के तरीकों से दूर हो पाई है गरीबी? नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि बढ़ती जनसंख्या हमारे देश की प्रगति के लिए अभिशाप है? दुनिया के लगभग 2.5% भूभाग वाले हमारे देश में दुनिया की लगभग 17.5% आबादी रहती है। यही कारण है कि हमारे देश में मांगे अधिक हैं और पूर्ति कम है। बेरोजगार अधिक हैं लेकिन नौकरियां कम हैं। रोगी अधिक हैं लेकिन डॉक्टर व अस्पताल कम हैं। अशिक्षित अधिक हैं लेकिन अच्छे शिक्षक व विद्यालय कम हैं। भूख अधिक है लेकिन भोजन कम है। वाहन अधिक हैं लेकिन सड़कें कम हैं। प्रदूषण अधिक है लेकिन पेड़ कम हैं। प्यासे अधिक हैं लेकिन स्वच्छ जल कम है। और ना जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जिनकी मांगे अधिक हैं लेकिन पूर्ति कम है। अब आप सोचिए, और कितना होगा करदाताओं का शोषण गरीबी हटाओ के नाम पर? क्यों नहीं रोकती सरकारें बढ़ती आबादी को? और यदि बढ़ती आबादी सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है तो सन 1974 से आज तक क्यों खर्च किए सरकारों ने करदाताओं के लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए परिवार नियोजन के नाम पर? आप खुद सोचिए। इस वीडियो में 3-4 प्रमुख चीजें आपने देखी होंगी। 1961 में इस देश में पहला बीपीएल सर्वे हुआ। उस बीपीएल सर्वे में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हमारे भारतीयों की संख्या थी 19 करोड़। 2011 के बीपीएल सर्वे में वो संख्या बढ़कर पहुंच गई 36 करोड़। मतलब 1947 का जो भारत था वो तो हमने गरीब भारत कर दिया है। और अगर हम यूनाइटेड नेशंस के पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो 50 करोड़ से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। उन्हें क्यों नहीं मिल पाती ये सुविधाएं? क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। आप में से कोई टैक्स देता है क्या? देते हैं आप में से कोई टैक्स? हां, आप सब लोग टैक्स देते हो। आप जब नोटबुक खरीदते हो तो उस पर भी टैक्स देते हो। आप पेन खरीदते हो उस पर भी टैक्स देते हो। आप मूवी देखने जाते हो, टिकट खरीदते हो उस पर भी टैक्स देते हो। यह बात अलग है कि स्टूडेंट लाइफ में आप लोग कम टैक्स दे रहे हो। जब आप लोग जॉब में चले जाओगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो आप लोग ज्यादा टैक्स देने लगोगे, क्योंकि अभी तक आप इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हो, आगे जाके आप डायरेक्ट टैक्सेस भी दोगे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं।
आप और हमारा टैक्स पेयर का पैसा इस देश के लिए लिमिटेड है, लेकिन खाने वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसका सदुपयोग कैसे होगा? सबका पेट कैसे भरेगा? आपका हमारा 2.25 लाख करोड़ रुपया जो इस वीडियो में आपने देखा भी, वो चला जा गया है फैमिली प्लानिंग के ऊपर खर्च करा है 1974 से अब तक। और अगर आप इसे रियल टाइम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठता है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1 साल का लगभग रेवेन्यू कलेक्शन। लेकिन उस टैक्स के पैसे को देने के बाद क्या मिलता है? कभी सोचा है? पोल्यूशन मिल रहा है, ट्रैफिक मिलता है, इंक्रीज क्राइम, और कोई भी आ जाए, जब तक हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, ये सारी समस्याएं जो 1947 में थी इस देश में, वो जो निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं, वो कभी कम नहीं होंगी। क्योंकि अगले 35 साल में इस देश में कम से कम 90 करोड़ बच्चे पैदा और होंगे, और हर साल हमारे देश में लगभग 90 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो करीबन 1.25 करोड़ के आसपास हमारी आबादी हर साल बढ़ती है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, जबकि एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में 2000 में, सन 2000 में 100 करोड़वा बच्चा पैदा हुआ, और पिछले 18 साल में हम 42 करोड़ बढ़ चुके हैं। तो जब तक हम लोगों ने यही सोचा कि क्या करें, मेरे 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो मैंने सोचा कम से कम मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। परमेश जी हैं, उनके 2 बेटियां हैं, आईआईटी दिल्ली के पास आउट हैं, कहीं एमएनसी में जॉब कर रहे होते, लेकिन आज आप लोगों के बीच में बैठे हैं। तो हम सब लोगों ने सोचा अपनी अगली आने वाली पीढ़ी के लिए आप लोगों को सोचना है अपने लिए। और इंसान एक सेल्फिश होता है, सबसे पहले वो अपने लिए सोचता है। तो कम से कम इस देश के युवाओं को, आप जैसे लोगों को अपने लिए सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, कम से कम उन लोगों के बीच में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, जो लोग अशिक्षित हैं। आप लोगों के घर में काम करने वाले आते होंगे, मेड आती होंगी, जिसका आपको दिखाई दे जिसकी नई शादी हुई है, तो ऐसे सारे उनकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। हम लोगों ने पूरे देश में ऐसे परिवारों का सर्वे करा जिनके 5 से ज्यादा बच्चे हैं, और उनकी हमने लाइफ स्टोरीज कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं अब, हम लोगों ने रिकॉर्ड करी। हमें आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला जो अपनी उन गलतियों पर पछताता ना हो। लेकिन वो स्टोरीज अगली पीढ़ी की समझ में नहीं आ रही। जो लोग शहर में निकल गए, अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, उन लोगों ने बर्थ कंट्रोल शुरू कर दिया। 1 बच्चा, 2 बच्चे, अच्छी लाइफ जीनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, घर खरीदना है, तो उन रिसोर्सेस के हिसाब से। लेकिन बहुत से लोग जिन्हें शायद इन सारी लग्जरीज की इच्छा नहीं है, वो लोग आज भी उसी चीजों पर चल रहे हैं। तो हमारा काम क्या है?
हम लोग बहुत से सोशल मीडिया पे तो दिन भर, आप लोगों के हाथ में भी मोबाइल्स होंगे, सोशल मीडिया पे दिन भर अपने दोस्तों को शेयर करते होंगे, इतना बढ़िया जोक आया है ये लो, इतना बढ़िया वीडियो आया है ये लो। तो सिर्फ उस एंटरटेनमेंट टाइम में से सिर्फ 5 मिनट अपने लिए सोचो दिन में, और उस 5 मिनट में उन सारी चीजों को आप अपने जो अवेयरनेस की चीजें हैं, हम लोगों के बनाए हुए पोस्टर्स हैं, हम लोगों के बनाए हुए छोटे वीडियोस हैं, वो सारी चीजों को आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। भारत की पार्लियामेंट में अभी तक 27 बार पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए इसको लेकर प्राइवेट मेंबर बिल्स आए हैं। प्राइवेट मेंबर बिल समझते हैं? कोई भी सांसद जो संसद का सदस्य है वो चाहे कि देश में ये कानून बनना चाहिए, उस पर वो डिस्कशन करा सकता है उस पार्लियामेंट के अंदर, उसको लेकर वो अपनी तरफ से एक बिल देता है। तो ऐसा 27 बार हो चुका है, लेकिन अफसोस आज तक एक भी बिल पे डिस्कशन नहीं हुआ। क्यों? वोट बैंक्स, सिर्फ यही कारण है। तो अब ये आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों को अपना भविष्य कैसा चाहिए। अगर आप लोगों को अपना भविष्य अच्छा चाहिए तो आप सिर्फ दिन में से 5 मिनट निकालकर इन सारी चीजों को आप लिखिए। जहां हो, आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, आप इंस्टाग्राम पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पर लिखना शुरू करिए। ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में कहां कहां फेस करते हैं, आप लिखना शुरू करिए। आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, आप लिखना शुरू करिए। आप यूथ हैं, आपको अपने हिसाब से ये देश चाहिए, अपने हिसाब से भविष्य चाहिए, वो किस तरीके का हो, आप सरकारों को लिखना शुरू करिए, अपने जनप्रतिनिधियों को लिखना करिए और उन लोगों को अवेयर करिए जिन्हें इस बारे में नहीं पता। सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट करा। कुछ के फोटोग्राफ्स यहां लगे भी हुए हैं। आप सोचिए कि ये कॉज कितना इंपॉर्टेंट है, ये इशू कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े प्रोमिनेंट फिगर्स सब इसके लिए आज के डेट में बात कर रहे हैं। रिसेंटली पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे मीडिया में भी पॉपुलेशन को लेकर बहुत सारी न्यूज, बहुत सारी बातें आ रही हैं। अभी 125 सांसदों ने एक मेमोरेंडम भी दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि एक पॉपुलेशन, स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन पॉलिसी इस देश की बननी चाहिए। तो इन प्रोमिनेंट फिगर्स का क्या कहना है मैं आपको दिखाता हूं। I am a proud taxpayer. I'm a proud taxpayer. I am a proud taxpayer of this great nation. I am proud of the fact that I am taxpayer. I am a proud taxpayer. I'm a proud taxpayer. I'm a nation builder. I'm a nation builder. I'm a nation builder. I am a nation builder. I'm a nation builder. I support TaxApp and its initiative on population control. I support TaxApp. I support TaxApp and its initiative. On the issue of population control, I support TaxApp and its initiative on population control. I support TaxApp and its initiative on population control. And I'm happy that the Taxpayers Association of Bharat has taken several initiatives to help our population
to be happy and healthy. And one of the initiatives is the population stabilization proposal. I solicit your support for building a prosperous Bharat. I solicit your support for building a prosperous Bharat. I solicit your support. I solicit your support for building a prosperous Bharat. I solicit your support For building a prosperous Bharat. Jai 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 Bharat. I want to thank you for supporting Mera Bharat. Jai Bharat. भारत बोल रहा हूँ. तो आपने देखा कि इस देश के ये कुछ लोगों के बारे में, कुछ लोग आपने देखे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके भविष्य के लिए कोशिश कर रहे हैं. आपकी ड्यूटी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को आगे बढ़ाएं. अभी आपने देखा था इसी वीडियो में, आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कहीं नाम, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, renowned scientist, more than 90 years उनकी एज है आज. हरित क्रांति के बारे में सुना होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन. वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के, हरित क्रांति के जनक आप ही हैं. उस समय उन्होंने सोचा कि हमारी देश की पॉपुलेशन इतनी होने वाली है तो उसको खाने के लिए भोजन कहां से मिलेगा. तो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आए. लेकिन हम आज अपने देश में सबको शुद्ध भोजन नहीं दे पा रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में और बढ़ने वाली 65 करोड़ जो आबादी है उसके लिए शुद्ध भोजन कैसे दे पाएंगे. आज अगर हम भारतीयों को अमेरिकन्स के हिसाब से उनके लाइफस्टाइल की, हर कोई, आप में से भी पढ़ के बहुत सारे लोग अमेरिका जाना चाहते होंगे कि बड़ा अच्छा कंट्री है, बड़ा सारा वेल मैनर्ड, हम लोग वहां जाएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. अगर हमें उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से जीना है तो हमें अपने रिसोर्सेस के 5 गुना रिसोर्सेस चाहिए, तब हम उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से जी पाएंगे. मतलब 5 गुना बड़ा भारत चाहिए. क्या ये पॉसिबल है? तो हमें अपनी आबादी को ही कंट्रोल करना होगा. ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, सब लोगों का पेट भरना था. 1947 में जितना केमिकल फर्टिलाइजर हमारे खेतों में यूज करा जाता था पैदावार के लिए, आज उससे 200 गुना ज्यादा करा जाता है. इसीलिए आप लोगों ने शायद सुना भी होगा कि पंजाब से कैंसर स्पेशल ट्रेन भी चलती है दिल्ली. दुनिया के कैंसर पेशेंट्स में 60% कैंसर पेशेंट्स हमारे देश में हैं. तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से पॉपुलेशन को इस देश की कंट्रोल किया जा सके. और वो शायद अभी तक के जितने भी स्वैच्छिक प्रयास हुए हैं उससे पूरा नहीं हो सकता. आपके पेरेंट्स को जो इनकम टैक्स देते होंगे, आपकी फीस देते होंगे स्कूल की, कॉलेज की, तो 2 बच्चों की ट्यूशन फी में इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है, तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलता. ठीक है ना? तो जब बहुत सारी जगह पर 2 बच्चों की लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे स्टेट्स में
लोकल बॉडी इलेक्शंस, मतलब ग्राम प्रधान, आपका बीडीसी मेंबर, आपके जिला पंचायत के जितने भी चुनाव होते हैं कोऑपरेटिव्स के, उनमें वो ही लोग कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनके 2 बच्चे होंगे। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी पॉलिसी भी है जहां पर गवर्नमेंट जॉब सिर्फ उन्हें मिलेगी जिनके 2 बच्चे होंगे। अभी रिसेंटली पिछले साल मध्य प्रदेश में 2 जजेस को टर्मिनेट कर दिया गया नौकरी से, क्योंकि उनकी जॉब के दौरान उनके 3रा बच्चा हुआ था। तो इस देश में एक इफेक्टिव पॉपुलेशन पॉलिसी बननी चाहिए। इस चीज को लेकर आप लोगों को अपनी कलम उठाने की जरूरत है। आपके दिमाग में जो आता है उसे लिखने की जरूरत है, जो आपको दिखाई देता है उसे लिखने की जरूरत है, और अपनी आवाज जो कानून निर्माता हैं इस देश के, उन तक पहुंचाने की जरूरत है। मुझे आप लोगों से बस इतना ही कहना था। जाते जाते एक बहुत ही सुंदर गीत इस देश के लिए, इस देश की तरफ से देश के बड़े प्रोमिनेंट सिंगर्स ने गाया है। मैं वो गीत आपको सुनवाना चाहता हूं, और उसके बाद 2 मिनट की बात और करके मैं आपको और बोर नहीं करूंगा। ये मेरे मन की व्यथा है, इसे कथा समझना लेना। तुम अपनी आधुनिकता को सभ्यता समझना लेना। तुम कब महसूस करोगे कि मेरी आंखें नम हैं। संवेदनहीन हुए तुम, इस बात का मुझको गम है। सच है पुरखों ने तुम्हारे आजादी मुझे दिलाई। उनके बलिदान की कीमत क्यों तुम्हें समझ न आई। जो सपन उन्होंने देखे तुम उनको भूल गए हो। निज निहित स्वार्थ में पढ़कर यूं मद में भूल गए हो। सीमित है मेरे संसाधन, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। इस बढ़ती आबादी का मैं कैसे बोझ उठाऊं। हर कदम पे तुमने केवल दोहन ही मेरा किया है। वन खनिज संपदा न दिया। मेरा सर्वस्व लिया है, मेरा सर्वस्व लिया है, मेरा सर्वस्व लिया है। बदले में मुझे दिया क्या यह तंगी और बदहाली। जहरीली हवा, प्रदूषण और धुएं की चादर काली। मैं युगों युगों से सबकी
पलकों पे रहा करता था। सोने की चिड़िया मुझको संसार कहा करता था। जब मैं आजाद हुआ तब 36 कोटि जनता थी। उपजाऊ भूमि थी, जल था, भरपूर मेरी क्षमता थी। अब 1.5 अरब के लगभग जनसंख्या पहुंच रही है। निर्वाह करूं मैं कैसे, मेरी सामर्थ्य नहीं है। इस बढ़ती आबादी का देखो क्या असर पड़ा है। बेरोजगारी, महंगाई, हिंसा, अपराध बढ़ा है। बढ़ गई जरूरत सबकी, पड़ गई है चादर छोटी। कैसे मैं काम दूं सबको, कैसे दूं सभी को रोटी। मेरी क्षमता से ज्यादा यूं बोझ न मुझ पे डालो। जनसंख्या करो नियंत्रित, मेरे बच्चों मुझे बचा लो। मेरे बच्चों मुझे बचा लो। मेरे विचार से आप लोगों को इस गीत में कुछ सच्चाई लगी होगी, और अगर हमारा देश आप और हमारी तरह से ही कोई जीवित प्राणी होता तो वो वाकई में ऐसे ही बोल रहा होता। तो अब ये आप लोगों के और हमारे ऊपर है कि हम लोगों को कैसा हिंदुस्तान चाहिए अपने लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। इसीलिए हम लोगों ने एक प्लेज स्टार्ट की है, और उस प्लेज को शुरू किया गीता फोगाट। नाम सुना है आपने? जिन पे दंगल मूवी बनी थी। तो गीता फोगाट और उनके हस्बैंड ने एक प्लेज ली कि हम 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो उन्होंने वो प्लेज की शुरुआत की है, एक पिटीशन की शुरुआत की है। उस पिटीशन को आप लोग भी भरेंगे तो आपके पास भी वो प्लेज का एक सर्टिफिकेट आएगा, और उसे आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया आजकल बहुत पावरफुल है, और हमें शायद उसका इस्तेमाल करना इतना अच्छी तरह से नहीं आता जितना आप लोगों को आता है। तो इस आवाज को आप लोग और आगे तक पहुंचाएं, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और आप लोग आगे आने वाली और पॉपुलेशन को, आगे आने वाली और पीढ़ी के लिए अच्छा भारत दे पाएं, प्रेजेंट पीढ़ी को उन्हें समझा पाएं, वो पॉपुलेशन से कितने डिजास्टर्स होने हैं या हो रहे हैं, उनसे कैसे बचा जा सके। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल और जवाब है इस समय का। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी परमेश रंजन जी को 2 मिनट के लिए बुलाना चाहता हूं, आपसे इंटरेक्ट करने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आई थिंक आप लोग ये 14वां दिन है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। शायद आज
मैं बात कर रहा था, डीन साहब से बताया कि 16 अगस्त आपका फर्स्ट डे था इस कॉलेज में, तो आज आपका 14वां दिन है और इतने गंभीर मुद्दे पे हम आज आपको मतलब आपका सेमेस्टर शुरू होते ही हम बात कर रहे हैं। बट आज से 27 साल पहले मैं भी आपके जैसा IIT दिल्ली में बैठा हुआ था और ऐसे ही हमारे पास लोग आते थे और अच्छी अच्छी बातें बताते थे, एक जो आपको कॉलेज में पढ़ाई जाती है और एक बाहर की दुनिया में क्या होता है। मनु जी ने जो बातें कही शायद आपने हर दिन इसको होते देखा होगा। एक दो चीज़ें मुझे लगता है कि उसमें शायद समय के कम के कारण मनु जी नहीं बता पाए। जो सबसे बड़ी भ्रांति जो लोगों को आती है, जब हमने शुरू किया था, जब हम जाते थे लोगों के पास, बोलते थे कि हेलो, लोग बोलते थे ये तो है, मतलब ऐसा चलता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या रोल है, मतलब आप ये तो होता रहा है, ये नहीं हो पाएगा इस देश में। ये जो चीज़ थी कहीं न कहीं हमें लगा कि बट ये तो ज़रूरी है, हम किसके लिए वेट कर रहे हैं, हम क्या फिर से देश को गुलाम होने का वेट करेंगे तब स्वाधीनता संग्राम में आएंगे। जो उन्होंने एक बात हल्के से कही उस समय 1857 की जो बात कर रहे थे, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई हुई थी। आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो तो जनसंख्या की है और इससे लड़ने का अब समय आ गया है। तो मैं ये जो मनु जी प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र बता रहे हैं, हम आप सबका टैक्सएप की ओर से आह्वान करते हैं कि आप इस स्वतंत्रता संग्राम में जुड़िए और इस अपने देश को अपने आप से आज़ाद कराइए। ये हमारी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है, इसको कोई बाहरी ने आके क्रिएट नहीं किया है। अगर ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज जब यहाँ पे आए थे तो वो मसालों के लिए आए थे, यहाँ से हम पैसे बड़ी मुश्किल से 200 साल मच्छर कटवा के रहना पड़ा था। पर आज भी हम जब एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और जब पैसे भेज रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने रिसर्च के थ्रू फिर हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया है। और आज जब आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में हैं, अगर आपके पास वो स्कॉलरशिप मिले, आपके मन में जो आइडियाज़ है उसको सपोर्ट करने की संसाधन मिले, तो शायद आप भी वो क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि देश और भी सक्षम होगा। तो मैं इस चीज़ को, ये जो नंबर आप सबके पास आई थिंक मोबाइल फ़ोन होगा, है अलाउड है ना शायद सर, ये जो नंबर है 8581002222, अभी भी आप डायल कर सकते हैं, एक मिस कॉल दे सकते हैं। अगर हाँ अभी आप कर सकते हैं और आप इस नंबर को नोट कर इसके बाद कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे मनु जी ने बताया, आपके पास एक लिंक आएगा, उस फॉर्म आएगा, आप उसके साथ जुड़िए। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमने पीछे आज से 2 साल पहले एक आइस बकेट चैलेंज आया था जिसमें लोग खुद जुड़ रहे थे और 2 लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पीछे हमारे देश में योगा दिवस के रूप में ऐसे ही किया गया। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं टैक्सएप की ओर से, आप खुद जुड़िए, अपने जैसे 2 और लोगों को जोड़िए ताकि ये जो मुहिम है जन जन तक पहुँचे। इससे हमें और हम सबको फायदा होगा। ये पहली बार ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप के लिए कर रहे हैं। 91 में जब पहली बार एक फ्लाईओवर बना था IIT गेट के बाहर, तो लगा था पता नहीं क्या अजूबा हो गया है, ये देश बदल जाएगा, यहाँ पे यातायात के सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। आज मैं जब बाहर था आपके यहाँ, बाहर मेट्रो पड़ा है और तब भी रोड पे जाम लगा है। आपके स्कूल, आपके इंस्टीट्यूट के दीवारें अभी बनने की कगार पे है, लेकिन बाहर का रोड बन रहा है, लेकिन आप पढ़ाई के संसाधन ही जुड़ रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस चीज़ को समझें और अपने आप को मजबूत करने के लिए हमारे संगठन से जुड़े और बात को जन जन तक ले जाएं। धन्यवाद। एक फेसबुक का, हाँ ये चीज़ें हैं फेसबुक। फिर आप जो भी करते हैं, जो भी वीडियो बनाना चाहते हैं, जो भी मैसेज करना चाहते हैं, आप फेसबुक पे जा सकते हैं, ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारे वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम है, इन सब से आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। Thank you, Mr. Manuko, for your such precious words. I think and I'm sure the students have learned a lot from you. It was a quite wonderful and an informative session.
Once again, thank you, sir. Now the further program will be continued by Vedic Club. Once again, a very good afternoon to one and all present here. I, Bharat Pan. And I, Bhumika. We both are here to take privilege for comparing this orientation program by Vedic Club, and it is a pleasure for us to welcome all of you. Henry Ford says, coming together is beginning, keeping together is progress, working together is success. It is indeed the mantra that has brought us where we are today. With the same words and its application, we the Vedic family once again welcome you all to the orientation program. Vedic Club deals with the inner as well as the outer development of a student, as Vedic itself means that value education and divine inspiration in culture. It holds an aim to make an individual not only technically sound, but also to develop its moral and ethical values. In short, it aims to lead a student to discover the true themselves. None of the thing in the world could be understood to the maximum until its graphical representation is portrayed in the front of people.